हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के थर्ड ब्लॉक का 10th यूनिट कवर कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है नागरिक समाज और राज्य। इस वीडियो में इस यूनिट में हम नागरिक समाज की प्रकृति इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और राज्य की अवधारणा क्या है इस टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 9 यूनिट के वीडियोस में चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। इसमें हम नागरिक समाज की प्रकृति इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और नागरिक समाज क्या होता है इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो राज्य और नागरिक समाज को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद बने रहते हैं। कुछ तो मानते हैं कि राज्य और नागरिक समाज अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि राज्य और नागरिक समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इस पैराग्राफ में भी यही बताया जा रहा है। हॉब्स और लॉक दो विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि नागरिक समाज जो है वो राज्य पर आधारित होता है और राज्य भी समाज का ही हिस्सा होता है। तो ये लोग मानते हैं कि राज्य नागरिक समाज क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, नागरिक समाज जो होते हैं वो संस्थाएं होती है, कुछ संस्थाएं होती है जिसमें आर्थिक संबंध आ जाएंगे, हमारे किसी के साथ हमारे आर्थिक संबंध आएंगे, जैसे कि इकोनॉमिकल रिलेशनशिप। हम कहीं पर काम करने जाते हैं तो वो हमारी काम की जो संस्था हो गई वो हमारे आर्थिक संबंध होगा। फिर पारिवारिक ढांचे आ जाएंगे, उसमें धार्मिक संस्थाएं आ जाएंगी, सांस्कृतिक संस्थाएं आ जाएंगी, शैक्षिक संस्थाएं आ जाएंगी। तो ये संस्थाएं होती है जिन जो हमारे आसपास के वातावरण में होते हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए होते हैं, तो वो नागरिक समाज होती है। और राज्य राज्य क्या होता है? राज्य वो होता है जहाँ पर सरकार होती है, पुलिस होती है और सरकार, पुलिस, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है। सब चीजें जहाँ पर होती है वो सरकार हो, सॉरी, राज्य होता है वो। और राज्य भी एक संस्था ही होती है। तो इसमें हम तो लोग कहते हैं कि नागरिक समाज राज्य पर आधारित होता है और राज्य भी समाज का ही हिस्सा होता है। समाज, अब इसका मतलब ये नहीं कि नागरिक समाज और समाज एक चीज है। नागरिक समाज अलग है और समाज अलग चीज है। नागरिक समाज के अंदर जो अभी मैंने बताया संबंध, आर्थिक संबंध आते हैं, पारिवारिक ढांचे, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक संस्थाएं आ जाती है। फर्ग्यूसन एक अलग विद्वान है जिन्होंने एक बुक लिखी अपनी, एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल सोसाइटी, और इस पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से नागरिक समाज पर और समाज पर विश्लेषण किया, उसको अच्छी तरह से उसकी जांच की और उसके बाद उन्होंने बताया कि नागरिक समाज और राज्य दोनों एक समान है, एक जैसे ही है। लेकिन जो हीगल है वो कहते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फर्ग्यूसन कहते हैं कि नागरिक समाज और राज्य एक ही चीज है, जबकि हीगल कहते हैं कि नागरिक समाज और राज्य अलग अलग चीजें होती हैं। और हीगल उसकी एक परिभाषा भी देते हैं। नागरिक समाज में निजी व्यक्तियों की संपूर्णता मूर्त होती है, ये हीगल का कहना है। और मार्क्स, कार्ल मार्क्स आ जाते हैं इसके बाद। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नागरिक समाज घोर भौतिकवाद की, संपत्तिगत संबंधों की, संघर्ष तथा अहमवाद का स्थल है। तो आपको समझ में आ गया होगा नागरिक समाज क्या है। अब नागरिक समाज, ये नागरिक समाज की प्रकृति होती है। अब हम नागरिक समाज टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नागरिक समाज होता क्या है असल में, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, अभी हम और आगे देखेंगे उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन है, नागरिक समाज से क्या अभिप्राय है। नागरिक समाज परिवार से बाहर की सभी संस्थाएं हैं जिन्हें व्यक्ति अपने हितों तथा सुरक्षा के उद्देश्य से बनाता है। मतलब इन्हें व्यक्तियों, नागरिक समाज को व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है और वो ऐसी संस्थाएं होती है जो परिवार से अलग होती हैं। जो कोई भी व्यक्ति है वो परिवार से अलग जाकर अगर कोई संस्था बनाएगा अपने हितों की पूर्ति के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, तो वही नागरिक समाज कहलाएंगे। जैसे कि कोई काम करने के लिए कोई संस्था में जुड़ जाता है जाकर, तो वो नागरिक समाज कहलाएगा। अपने हित के लिए, अपने हित के लिए गया वो काम करने के लिए, या फिर अपनी सुरक्षा के लिए भी वो जा सकता है। तो सुरक्षा के उद्देश्य से और अपने हितों के उद्देश्य से, अपने लाभ के उद्देश्य से जो भी संस्थाएं बनाई जाती है परिवार से अलग हटकर, वो नागरिक समाज कहलाती है। इसके अंदर सभी संस्थाएं विशेष स्वयंसेवी संघ, सामाजिक आंदोलन तथा सार्वजनिक संचार के रूप में शामिल हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे आंदोलन होते हैं, जैसे कि स्वयंसेवी संघ हो जाएंगे, सामाजिक आंदोलन हो जाएंगे, सार्वजनिक संचार हो जाएंगे। तो ये सब नागरिक समाज होता है। नागरिक समाज राज्य से अलग होते हुए भी राज्य का समानांतर है। तो नागरिक समाज में क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें मंदिर आ जाएंगे, मस्जिद आ जाएंगी, गुरुद्वारा, गिरजाघर, रामलीला कमेटियां, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, ब्राह्मण समाज, लोधी समाज, नारी समाज, ये सारी जो है हमारी नागरिक समाज होंगी। धर्मशाला, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विद्यालय भी हमारी नागरिक समाज के अंदर आएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया जो शिक्षा शैक्षिक संस्थान थे वो भी नागरिक समाज में आती हैं। फिर अध्यापकों, वकीलों, डॉक्टरों के जो संगठन होते हैं वो भी नागरिक समाज के अंदर आते हैं। वो भी ऐसे संगठन होते हैं जो हम अपने हितों के लिए बनाते हैं, फिर अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं। कोई भी अगर अध्यापक है वो संगठन बनाएगा तो वो अपने हितों के लिए या फिर अपनी रक्षा के लिए बनाएगा। तो ये भी हमारे नागरिक समाज आएंगे। दूसरे शब्दों में, राज्य और सरकार को छोड़कर सभी संगठन नागरिक समाज के अंदर आते हैं। मतलब राजनीतिक संगठनों को छोड़कर जितने भी संगठन हैं वो नागरिक समाज के अंदर आएंगे, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ये सामाजिक संगठन व्यक्ति और राज्य के बीच की स्थिति होती है। इसमें पारिवारिक जीवन तथा आध्यात्मिकता नहीं होती।
इसमें पारिवारिक, अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, पारिवारिक जीवन इसमें शामिल नहीं होता और आध्यात्मिकता भी इसमें नहीं होती है। और ये जो होती है एक ऐसी स्थिति होती है जो राज्य और व्यक्ति के बीच की स्थिति होती है। ऐसे सामाजिक संगठन शामिल होते हैं इसमें। नागरिक समाज और समाज की व्यापक अवधारणाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। व्यक्तिगत कारोबार वाले फर्म मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं जो नागरिक समाज में नहीं आते, क्योंकि नागरिक समाज लोक कल्याण के लिए काम करता है। अब इसमें एक और बात बताई जा रही है, नागरिक समाज ऐसी संस्थाएं होती है जिनसे लोक कल्याण होता है। मतलब जनता का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, लोगों का कल्याण होता है, लोगों का विकास होता है। तो नागरिक समाज में वही संस्थाएं आएंगी जिनसे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, जिनसे लोगों का विकास हो रहा है। ऐसी संस्थाएं नहीं आएंगी जो केवल अपना ही मुनाफा कमा रही है। तो जो व्यक्तिगत कारोबार वाली संस्थाएं होती हैं, फिर फर्म कह सकते हैं हम, तो वो फर्म सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते, तो उनको हम नागरिक समाज में नहीं रखेंगे। संस्थाएं तो वो भी हो जाएंगी लेकिन वो नागरिक समाज में नहीं आएंगी। नागरिक समाज में केवल वही संस्थाएं आएंगी जिनसे लोगों का विकास होगा, लोगों का कल्याण होगा। नागरिक समाज तथा राजनीतिक समाज भी एक दूसरे से अलग है। जो अभी मैंने बताया, राजनीतिक समाज और नागरिक समाज और राजनीतिक समाज में क्या अंतर है? राजनीतिक समाज में हमारे राजनीतिक दल आ जाएंगे, अभियान आ जाएंगे, प्रतिनिधित्व संगठन आ जाएंगे, तो ये सब हम नागरिक समाज में नहीं रख सकते। समाज में कई ऐसे संगठन उत्पन्न होते हैं जिनका संबंध राजनीति से होता है। जैसा अभी मैंने बताया, लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ पर राजनीतिक दल होते हैं, अभियान दल होते हैं, प्रतिनिधित्व संगठन होते हैं। तो इन सबको हम नागरिक समाज में नहीं रखेंगे क्योंकि ये राजनीतिक हो जाएंगे, नागरिक समाज में नहीं आएंगे ये। अब इसके बाद नागरिक समाज की विशेषताएं हैं, तो नागरिक समाज की विशेषताओं पर डिस्कशन कर लेते हैं। डायमंड ने कहा, नागरिक समाज राज्य की शक्ति की सीमा के लिए आधार उपलब्ध कराता है और उदारवादी राज्यों को सुदृढ़ करने के लिए निम्न कार्यों द्वारा सहायता करता है। तो नागरिक समाज की क्या क्या विशेषताएं होती है? पहली विशेषता है प्रजातंत्र को मजबूत करना। ठीक है, प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र को कह सकते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करते हैं नागरिक समाज। राजनीतिक शक्ति को नियमित व नियंत्रित करना, राज्य के पास राजनीतिक शक्ति जो होती है उसको नियंत्रित करते हैं और नियमित भी करते हैं। राजनीतिक नेतृत्व को शिक्षित तथा भर्ती के आधार पर तैयार करना, जो राजनीतिक नेतृत्व होता है, जो सत्ता में आने वाले लोग होते हैं, उनको शिक्षित करते हैं और उनको भर्ती के लिए तैयार भी करते हैं। प्रजातांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देना, राजनीतिक भागीदारी के लिए उत्साह उत्पन्न करना, लोगों के अंदर भागीदारी, मतलब लोगों के अंदर उत्साह उत्पन्न करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में भागीदार बने। समाजवादी विवादों को सुलझाना व समाधान करना, आर्थिक सुधारों के लिए विचारों का प्रचार करना ताकि लोगों के आर्थिक सुधार हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। सार्वजनिक लक्ष्यों तथा लोक कल्याण से संबंध स्थापित करना, लोगों का संबंध स्थापित करना सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए, लोक कल्याण के लिए। इसका लक्ष्य शक्ति के संरचना में सुधार लाना भी है। तो ये इसके लक्ष्य, ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी नागरिक समाज के। अब हम राज्य की अवधारणा इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो पैराग्राफ में राज्य की अवधारणा क्या होती है, इसमें ये बताया जाएगा कि राज्य को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट। तो स्टेट शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया और लैटिन भाषा में स्टेट शब्द का जो अर्थ है वो है होने की स्थिति, किसी भी चीज के होने की स्थिति। तो सबसे पहले जो राज्य था उस शब्द का प्रयोग किया था मैकियावेली ने। और मैकियावेली ने बताया कि राज्य एक राजनीतिक सत्ता है जिसके पास लोग, कुशेत्र, सरकार तथा संप्रभुता होती है। मतलब राज्य हम उस स्थान को कह सकते हैं जहाँ पर भूक्षेत्र हो, रहने के लिए जगह हो, लोग भी हो, सरकार भी हो और सरकार के पास संप्रभुता हो, यानी कि अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति हो, उसी को ही हम राज्य कह सकते हैं या फिर राष्ट्र भी कह सकते हैं। डेविड ईस्टन ने राज्य को व्यवस्था के शब्दों से संबोधित किया। मतलब एक ऐसा, मतलब व्यवस्था के शब्दों से संबोधित किया, मतलब राज्य में एक व्यवस्था होती है, इसलिए इन्होंने व्यवस्था के शब्दों से संबोधित किया। राज्य को मूर्त माना जाता है। संरचनात्मक परिवर्तन सरकार में होते हैं। मतलब जो सरकार होती है वहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं और सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो नीतियां भी बनाती है, कानून भी बनाती है और उन्हें लागू भी करवाती है। राज्य में सरकार को एक राजनीतिक कार्यपालिका माना जाता है जबकि प्रशासन को एक स्थायी कार्यपालिका माना जाता है। तो जब भी राज्य की बात होती है तो हमारे दिमाग में सरकार आती है, सबसे पहले सरकार आती है। वहाँ पे सरकार होनी चाहिए राज्य के लिए। और राज्य के जो तत्व है उसको हम कह सकते हैं, राज्य के 7 तत्व होते हैं। तो सरकार होनी चाहिए, भूक्षेत्र होना चाहिए, लोग होने चाहिए रहने के लिए और संप्रभुता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सरकार के बारे में बात करते हैं। राज्य में सरकार नीति संरचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं उसमें, और वो संस्थाएं नीतियां बनाती है, उन्हें लागू करवाती है, कानून बनाती है। और सरकार जो होती है वहाँ पर राज्य में उसको राजनीतिक कार्यपालिका माना जाता है, प्रशासन को स्थायी कार्यपालिका। आधुनिक राज्य का स्वरूप अत्यधिक जटिल होता है। राज्य अपने आप में संगठित एक सत्ता है जो सामाजिक संबंधों को स्वीकार करता है। तो आधुनिक जो राज्य हैं वहाँ पर उनका स्वरूप जटिल देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा जटिल देखने को मिलता है।
और उनको वो एक संगठित सत्ता के रूप में देखने को मिलते हैं हमें, जहाँ पर वो सामाजिक संबंधों को भी स्वीकार करता है। वो कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राज्य विशेषता राजनीतिक प्रथाएं हैं जो निर्णय को परिभाषित व लागू करते हैं। मतलब अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसको परिभाषित करते हैं और फिर उसको लागू भी करवाता है राज्य। सरकारों द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसी प्रथाएं होती है, राजनीतिक प्रथाएं होती है जो निर्णय को लागू भी करवाते हैं, परिभाषित भी करती हैं। बल प्रयोग के साधन जो समाज में अन्य कोई संगठन नहीं रखता, राज्य के अधिकार में आते हैं। मतलब राज्य ऐसी संस्थाएं होती है जहाँ पर बल प्रयोग के साधन भी होते हैं, और ये ऐसा संगठन होता है कि इसके पास बल प्रयोग के साधन होते हैं। बल प्रयोग के ऐसे साधन मौजूद होते हैं जो समाज में किसी के भी पास, किसी भी संस्था के पास नहीं होते, वो राज्य के पास होते हैं। राज्य के माध्यम से ही समाज व्यवस्था स्थापित होती है एवं इसका अस्तित्व राज्य के द्वारा मानकों के आधार पर बनता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, राज्य का जो अस्तित्व है वो राज्य का जो अस्तित्व है वो समाज द्वारा ही बनता है। अब इसके बाद राज्य के सिद्धांत आ जाएंगे। तो राज्य की संकल्पना राजनीतिक सिद्धांतों में प्रमुख स्थान रखती है। राज्य की अवधारणा प्लेटो और अरस्तु के नगर राज्य की परिभाषा से शुरू होती है। सबसे पहले राज्य की जो अवधारणा थी वो प्लेटो और अरस्तु ने दी थी, और यहीं से ही राज्य की अवधारणा की शुरुआत होती है। उन दोनों की दृष्टि और विचार में राज्य प्राकृतिक आवश्यक और नैतिक संस्था है। मतलब जो प्लेटो और अरस्तु थे वो ये मानते थे कि राज्य प्राकृतिक संस्था है, आवश्यक मतलब राज्य की जरूरत भी है, और नैतिक संस्था भी है। समकालीन परिभाषा की उत्पत्ति प्रसिद्ध विद्वान निकोला मैकियावेली से है, जो अपने विचार व्यक्त करते हुए की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं कि शक्ति जो मनुष्य पर प्राधिकृत है। निकोला मैकियावेली कहते हैं राज्य के बारे में कि राज्य एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य पर अपना अधिकार जमा सकती है। लेकिन मैक्स वेबर इसकी आलोचना करते हैं, वो अपनी अलग परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं मानव समुदाय जो कि सफलतापूर्वक दिए गए भूभाग या प्रदेश के अंदर भौतिक बल का विधिगत प्रयोग करते हैं के एक अधिकार का दावा करता है। तो ये मैक्स वेबर के विचार है। अब सबसे पहला जो सिद्धांत आएगा हमारा, वो आएगा हमारा उदारवादी सिद्धांत। तो उदारवादी सिद्धांत में हम देखेंगे कि उदारवादी सिद्धांत के जो लोग हैं, विद्वान है, वो ये मानते हैं कि राज्य एक यांत्रिक सिद्धांत है, यानी कि मैकेनिस्टिक थ्योरी पर आधारित है। राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर के व्यक्तिगत उद्देश्यों से किया है। जो उदारवादी है वो ये मानते हैं कि राज्य का जो निर्माण है वो व्यक्तियों ने ही मिलकर किया है, ताकि उनका लाभ हो सके, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने पर्सनल लाभ के लिए उन्होंने इसका निर्माण किया है राज्य का। तो राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है। ऊपर तो बताया गया था जो प्लेटो और अरस्तु हैं वो कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक संस्था है, लेकिन जो उदारवादी सिद्धांतकार हैं वो ये कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक संस्था ना होकर बल्कि कृत्रिम संस्था है, उसको बनाया गया है, और वो मानव निर्मित संस्था है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य के कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा ही निर्मित की गई है। राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए, मनुष्य का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं है। मतलब राज्य का जो अस्तित्व है वो मनुष्य के द्वारा किया गया है और मनुष्य के लिए ही है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, ताकि वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, अपना विकास कर सके, और ये कृत्रिम और मानव निर्मित संस्था है। इस दृष्टि से राज्य केवल एक साधन मात्र है, उसका व्यक्ति उसका साथ है। इसके अलावा ये दृष्टिकोण राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। मतलब जो उदारवादी है वो लोग राज्य को बुराई के तौर पर मानते हैं, बुराई के तौर पर देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उदारवाद का मूल सिद्धांत है। उदारवाद हमेशा से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही बल देता है। तो उदारवादी कहते हैं कि जो राज्य है उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को पूरी से पूरी तरह की स्वतंत्रता देनी चाहिए, और व्यक्ति के आंतरिक मामलों में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसलिए उदारवादी सिद्धांत हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। वह कहता है व्यक्ति के जितने भी आंतरिक मामले हैं, मतलब व्यक्ति के विकास से संबंधित जितने भी मामले हैं, उसमें जो राज्य है उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। तो व्यक्ति के जो मामले हैं उनके बारे में बताता है कि कौन कौन से मामले हैं जिसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आर्थिक स्वतंत्रता, व्यापारिक स्वतंत्रता, मुक्त स्वतंत्रता, मुक्त उद्यम, निजी संपत्ति के अर्जन तथा व्यक्ति को अपने परिश्रम द्वारा अधिकतम लाभ उठाए जाने की स्वतंत्रता की मांग की गई है। मतलब जो राज्य है उसको व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो अभी मैंने बताई जितनी भी स्वतंत्रताओं के नाम मैंने अभी लिए, उदारवादी मानते हैं कि सारी जो स्वतंत्रताएं हैं ये निजी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, व्यक्तियों को मिलनी चाहिए ताकि वो अपना लाभ कर सके। अब हम इसमें इतना ही देखेंगे, बस आगे बेंथम और लॉक के आ जाएंगे तो वो हम नहीं देखेंगे। हम थोड़ा आगे देखते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट है 18वीं सदी में तथा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में राज्य को उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को मान्यता मिली, परंतु ये एकांगी सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। जो अभी मैंने ऊपर बताया ना कि व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और ज्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और राज्य को उसमें कम हस्तक्षेप करना चाहिए, तो ये उदारवाद का व्यक्तिवादी सिद्धांत है।
इसको 18वीं और 19वीं सदी में तो मान्यता मिली, लेकिन उसके बाद जो इसका वो था वो कम होता गया। 19वीं सदी में इसकी मान्यता, इसको जो इसकी जो फेमस हो रही था ये बहुत ज्यादा ये कम हो गया, क्योंकि ये सिद्धांत व्यक्ति के एक पहलू पर ज्यादा जोर देता है। मतलब ये जो सिद्धांत है व्यक्ति के पहलू पर ही ज्यादा, व्यक्ति पर ही ज्यादा जोर देता है, बल्कि राज्य पर कम जोर देता है, और राज्य के हितों पर कम जोर देता है, और समाज के हितों पर भी। बल्कि ये सिद्धांत व्यक्ति के हितों पर ज्यादा जोर देता है, समाज को नहीं मानता है सिद्धांत, जोर देकर दूसरे सिद्धांत को बिल्कुल भुला देता है। दूसरे सिद्धांत यानी कि समाजवादी सिद्धांत, इन सिद्धांतों को व्यक्तिवादी सिद्धांत से भुला दिया, उदारवादी सिद्धांत के। और आज के जो वर्तमान के जो उदारवादी है वो भी ये मानते हैं कि ये सिद्धांत जो हस्तक्षेप की थी सही नहीं है। तो इसमें बताया जा रहा है आज के उदारवादी भी ये नहीं स्वीकार करते कि राज्य के कार्यक्षेत्र को सुरक्षा के व्यवस्था तथा अपराधों के दमन तक सीमित रहना चाहिए। तो व्यक्तिवादी उदारवादी जो थे वो ये मानते थे कि जो राज्य है उसको केवल व्यक्ति के कामों में सिर्फ इतना हस्तक्षेप करना चाहिए कि उसको जो अपराध हो रहे हैं उनका दमन करना चाहिए और सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपना विकास खुद कर सके, और किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल सुरक्षा करनी चाहिए और अपराधों का दमन करना चाहिए। उदारवादियों के मत में व्यक्ति स्वार्थी, सुखपोषी, सुखापेक्षी तथा अपने हित के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ है। तो वर्तमान के उदारवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो स्वार्थी हो सकता है और सुखापेक्षी हो सकता है। सारे व्यक्ति तो ऐसे नहीं हो सकते कि वो विवेकपूर्ण सोचकर अपना भी सुख सोचे और दूसरों का भी सुख सोचे, दूसरों के बारे में भी सोचे और अपने स्वार्थ के बारे में भी सोचे। कुछ लोग ये होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते और अपने बारे में सोचते, सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते। तो वर्तमान उदारवादी यही कहते हैं कि सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते जो विवेकपूर्ण निर्णय ले सके, और ज्यादातर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए हमें व्यक्तियों को खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, इतनी ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए राज्यों को उनके मतलब स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन जितनी ज्यादा व्यक्तिवादी सिद्धांत में दे दी थी उतनी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। ये वर्तमान को उदारवादी मानते हैं। सभी व्यक्तियों में ये क्षमता नहीं पाई जाती कि वे अपने हितों की पूर्ति के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले सके, जो अभी मैंने आपको बताया था। ये उदारवादी मानते हैं कि यदि व्यक्ति को अपने हितों की पूर्ति करने की आजादी हो तो वे सभी लोग सुखी और समृद्ध हो जाएंगे, परंतु ये भी सार्थक होगा जब व्यक्तियों के पारस्परिक हितों में कोई विरोध न हो। तो जो मैं अभी आपको बताया, एक्सप्लेन किया, वही है, इसमें भी पैराग्राफ है पूरे में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत है वो मार्क्सवादी सिद्धांत है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई, 17 मिनट की वीडियो हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।